let's begin the journey of knowledge and discovery. Now, I would like to call Radhika and Manisha Thapa for Saraswati Vandana. Thank you very much, Manisha and Radhika, for making the environment spiritual. As we welcome our guests, let's set the tune for inspiring session with our welcome song. Dear Principal Sahab, please. मारवाड़ बिजनेस स्कूल के व्यवसाय प्रशासन विभाग द्वारा 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार के पहले दिन आज मुझे हमारे मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि आदरणीय श्रद्धेय श्री गिरीश पांडे जी का स्वागत करने का और उनको इंट्रोड्यूस करने का अवसर प्राप्त हुआ है और यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। हम आपको संक्षिप्त में सर का इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करेंगे। सर की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी, एमएससी फिजिक्स, एलएलबी और एमबीए हुई। सर लगभग 1 वर्ष तक अपने करियर की शुरुआत भारतीय वन सेवा में से उन्होंने शुरू किया, आरंभ किया। 1977 के आईएएस की परीक्षा के आधार पर उनका चयन हुआ। बाद में आईआरएस में प्रवेश किया इन्होंने, आयकर की सेवाओं में, और देश के विभिन्न जगहों पर अपनी सेवा देते हुए और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पद से सेवानिवृत्त हुए, यानी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त। इस दौरान उन्होंने देश के विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं दी और एक प्रसिद्ध सिविल सेवक के रूप में कार्य किया। सर का साहित्यिक परिचय दिया जाए तो सर विभिन्न कविताएं भी लिखते रहते हैं, नॉवेल्स भी लिखते रहते हैं। उनके बहुत सारे नॉवेल्स प्रसिद्ध भी हुए हैं। हिंदी साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान भी है। सर ने 5 कविता संग्रह, यथार्थ के आसपास, बोलो धर्मराज, कभी होता है किसान, धरती जानती है, गुरौधा झोंपा, ये सभी जो है सर की कविताएं हैं, कविता संग्रह है। इसके साथ साथ 2 व्यंग्य संग्रह भी है सर के, जिसमें कुछ माटी
की कुछ कुम्हार की और जीवोक्रेसी गजल संग्रह प्रसिद्ध है। इसके अलावा अनुशासित इकबाल भी आपका गजल संग्रह है। आपके हिंदी के लिए विशेष योगदान के लिए, हिंदी में आपके विशेष योगदान के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का 1997 का विजय देव नारायण शाही पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 1996 का श्री नारायण चतुर्वेदी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। मतलब एक सिविल सर्वेंट के लिए और हिंदी के क्षेत्र में भी और साहित्य के क्षेत्र में भी सर की जो इच्छा है रही है, जो उनका लगन रहा है, जो उनकी समर्पण रहा है, उसके आधार पर जो उन्होंने समाज की सेवा की और हिंदी के लिए उनकी भावनाओं को उन्होंने जो है कविता और उपन्यास के माध्यम से व्यक्त किया। आपकी जो नावल और कविताएं हैं वो पत्र पत्रिकाओं में तो छपती है, इसके साथ ही रेडियो टेलीविजन पर भी प्रसारित होती है। दूरदर्शन पर आपकी कविताएं और उसके आधार पर बहुत सारे नाट्य प्रसारित हो चुके हैं। लंबी कविता दधीच आपकी एक कविता है, लॉन्ग पोएट्री है। तो लंबी कविता दधीच जो है, ये मैसूर विश्वविद्यालय ने इस कविता को हिंदी पाठ्यक्रम में जोड़ा है। अपने हिंदी पाठ्यक्रम में सर के द्वारा लिखी हुई जो कविता है, लंबी कविता दधीच है, उसको मैसूर विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम में भी जोड़ दिया। इसके अलावा सर की पुस्तक तख्ती के अक्षर, जिसका इंग्लिश अनुवाद होलिस्टिक एजुकेशन के नाम से प्रकाशित हुआ, और सर का एक उपन्यास है विन 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 द ऑर्फन वे। विन 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 द ऑर्फन वे, यह इंग्लिश में सर का एक उपन्यास है, बहुत प्रसिद्ध हुआ और इसके काफी प्रतियां जो है वो बिकी। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस पर भी सर का अपना निजी और मौलिक विचार है और उस आधार पर सर इस बारे में धर्म के अलग व्याख्या करते हैं, अर्थ काम और मोक्ष की एक अलग अपनी व्याख्या करते हैं और इनकी यह व्याख्या स्वतंत्र और मौलिक है। आपके अनेक संस्थाओं में, विशेषकर IIM जैसे संस्थाओं में, ऐसे बड़े संस्थाओं में भी आपके व्याख्यान और वेबिनार होते रहते हैं। 1700 से अधिक संविधान कथाएं और हजारों आपके जो एपिसोड हैं, जिसमें हम भारत के लोग, संविधान कथा, भाव गंगा, सबका हल, श्रृंखलाओं से, ये सभी हजारों एपिसोड सर के प्रसारित हो चुके हैं और होते रहते हैं और आज भी हो रहे हैं। सर के एपिसोड भाव गंगा के श्रोता के रूप में मैं भी जुड़ता रहता हूं और सर से इसमें जो है उनको सुनने, जानने और उनके विचारों को समझने का अवसर मिलता रहता है। इतने बड़े विद्वान के होने के साथ साथ जब सर बातचीत करते हैं तो अपने उस विद्वता और उनका जो भी उनके हृदय में जो उद्गार है और जो उनका एक लंबा अनुभव रहा है, उसके आधार पर वो अपने इन सभी कार्यों से, जो श्रृंखलाएं उनकी हैं, जो उनके नाटक हैं, जो कविता है, उसके आधार पर ये समाज में आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि एक अकेले ही वन मैन आर्मी अगर कहा जाए तो ये कम नहीं होगा। ऐसे महानुभाव विद्वत जन से मिलने का हम सबको आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आपका जुड़ने का हम सबके साथ, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। और हमारे स्टूडेंट सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब इसके जो है आपके आभारी हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको जानने का अवसर मिलेगा और बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा और हम सब उत्सुक हैं। मैं समय नहीं नष्ट करना चाहता हूँ, यह कीमती समय सिर्फ और सिर्फ सर के लिए है। मैं अपनी बात को जल्दी से जल्दी खत्म कर रहा हूँ क्योंकि सर का इंट्रोडक्शन ये जो मैंने दिया ये बहुत ही संक्षिप्त है और उसमें बहुत सारी चीजों को हमने नहीं रख पाया यहाँ, क्योंकि सर का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उसके लिए हमारे पास समय इतना नहीं है, बहुत कम है। और सर का अगर आशीर्वाद हम सबके पास रहेगा तो हमें और भी समय सर से मिलता रहेगा
और जो है हम लोग जो है सर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनसे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अब मैं सर को यह मंच हैंड ओवर करता हूँ कि अपनी बात रखें और हम सबका मार्गदर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रिय भाई वागीश जी, प्रिंसिपल महोदय, बच्चों, प्यारे बच्चों, वागीश जी ने काफी, अगर माइक सॉरी कैमरे को बच्चों की तरफ कर दिया जाए तो और अच्छा लगेगा, हम बच्चों को देखते भी रहेंगे। सर बच्चों की तरफ एक कैमरा जुड़ा हुआ है सर। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है बच्चों। जरा उनकी आंखों में आंखें जब तक जाएंगी नहीं तो बात कैसे, मजा कैसे। असुविधा हो तो कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं ऐसे ही। हाँ ठीक है। पहले ठीक था ज्यादा। अब ठीक है। ठीक है, फाइनल, ओके, शुरू करें। तो वागीश जी ने जितनी बातें कही हैं उसको अपने दिमाग से हटा दीजिए। मेरा परिचय यही है कि मैं भी तुम्हारे जैसा एक बच्चा हूँ। मेरा बचपन गोरखपुर के बगल में बस्ती जिले, मेरा बचपन गोरखपुर और बस्ती में ही बीता है। बस्ती जिले में एक छोटे से गांव में बोरा झोरा लेकर एक स्कूल से यात्रा शुरू हुई। स्कूल में बिल्डिंग भी नहीं थी, पेड़ के नीचे पढ़ता था, और अगर पेड़ के नीचे पढ़ाई हो रही है तो ब्लैक बोर्ड मास्टर साहब का और कुर्सी कौन लेकर जाएगा, कहाँ रखा जाएगा। तो उसको भी हम 4-5 के बच्चे बारी बारी से अपने अपने घर लाते थे और स्कूल ले जाते थे। वहां से यात्रा शुरू हुई। लेकिन मैंने कोई भी यात्रा का कोई भी पड़ाव रहा हो, अपने को वही छोटा सा बच्चा माना है। और उसके बाद प्राइमरी स्कूल के बाद फिर गोरखपुर आ गया। सेंट एंड्रयूज का जो मिशन स्कूल था वहां से दर्जा 10 तक पढ़ाई की और जुबली कॉलेज से 12वीं तक। फिर उसके बाद की यात्रा की तो चर्चा की ही। तो मेरा परिचय यही है। लेकिन जब साहित्य में कोई पूछता है कि आपका क्या परिचय है, तो मैं 2 पद सुनाता हूं। शायरी का एक मोहरा हूं मैं, क्योंकि कविताओं और शायरी की भी चर्चा हो गई। शायरी का एक मोहरा हूं मैं, सृष्टि का एक पत्ता हरा हूं मैं। शायरी का एक मोहरा हूं मैं, सृष्टि का एक पत्ता हरा हूं मैं। अजनबी न बनो ऐ दोस्त मेरे, अजनबी न बनो ऐ दोस्त मेरे, तेरे आईने के अंदर का चेहरा हूं मैं। अजनबी न बनो ऐ दोस्त मेरे, तेरे आईने के अंदर का चेहरा हूं मैं। और अगर अच्छा लगे तो ताली वाली बजाओ, मस्ती में रहो, बिल्कुल जैसे घर में बातचीत हो रही है। कोई ऐसा भाव मत रखो कि कोई अंतर है इधर उधर में। एकदम गोरखपुर मेरा घर है और तुम सब घर के हो। तो तुम कहोगे सरकारी नौकरी में भी रहना पड़ा पेट पालने के लिए, तो उसके लिए सरकार पे जो आरोप लगते हैं वो मुझ पे भी लगते रहे होंगे। तुम कहोगे सुबह का कोहरा हूं मैं,
आज की आवाज से बहरा हूं मैं। तुम कहोगे सुबह का कोहरा हूं मैं, आज की आवाज से बहरा हूं मैं। देखो मुझे फिर से करीब से देखो, देखो मुझे फिर से करीब से देखो, शायद तुम्हारा ही कोई घाव गहरा हूं मैं। देखो मुझे फिर से करीब से देखो, शायद तुम्हारा ही कोई घाव गहरा हूं मैं। अब जो विषय है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड एक्सीलेंस विद द विन 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 प्रिंसिपल। वागीश जी को मैंने 2 टॉपिक दिए थे, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड एक्सीलेंस अलग, और विन 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 मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो मेरा एक तरह से इजाद किया हुआ है उस पर। बीच में फुल स्टॉप था या ब्रेक था, इन्होंने कर दिया द सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड एक्सीलेंस विद द विन 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 प्रिंसिपल। विन 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 प्रिंसिपल अकेले सक्सेस के लिए का बात नहीं है, सक्सेस के तमाम डायमेंशंस हैं और उस पर बड़ी विस्तार से चर्चा होगी, और कई उसके और फंडामेंटल कारक हैं, कई चीजें हैं उसमें शामिल। कई तरह से सक्सेस पाने के तरीकों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि तुम में से जितने बच्चे बैठे हुए हैं आज, वह सब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पोजीशंस पर पहुंच सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तुम में से जो बच्चे जो आज सोच लें वो हो सकते हैं, इम्पॉसिबल है कि वो ना हो। मैं जहां पे अगर ऑनलाइन ना करके मैं गोरखपुर आता, और जब भी मैंने वागीश को प्रॉमिस किया गोरखपुर आऊंगा तो तुम लोगों से चर्चा करूंगा आ करके पर्सनली, लेकिन समय नहीं था तो इसलिए ऑनलाइन करना पड़ा। तो ऑनलाइन अगर न करके सामने होता तो मैं तुम में से हर एक बच्चे से पूछता कि तुम्हारा लाइफ में एम्बिशन क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो। आज मैं वहां सामने नहीं हूं तो इसलिए इस पर ज्यादा तुमसे एक एक करके पूछूंगा, लेकिन तुम सोचो जरूर कि तुम क्या बनना चाहते हो। कोई एक नहीं, अगर 2-3 ऑप्शंस हैं तो उसको भी डिसाइड करो कि तुम्हें क्या बनना है, अपना लक्ष्य निर्धारित करो। और लक्ष्य निर्धारित करते समय तुम्हें एक मजेदार बात बताऊं, हाई स्कूल से लेकर के वहीं गोरखपुर और MSc तक हॉस्टल में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, हमारे कमरे में मैं खुद अपने हाथ से लिख दे, उसमें पोस्टर वोस्टर ऐसे मिलते नहीं थे या कागज पर लिख कर चिपका देता था, नॉट फेल्योर बट लो एम इज क्राइम, नॉट फेल्योर बट लो एम इज क्राइम। अपना उद्देश्य ऊंचा रखो, क्योंकि अगर तुम्हारा उद्देश्य ही नीचे है तो फिर अगर उस पर निशाना लगाओगे और तुम्हारा तीर या तुम्हारी मेहनत या तुम्हारा जो हासिल हुआ उसे थोड़ा कम रहा तो फिर जो लो एम है उससे नीचे ही रहेगा। लेकिन जितना ही ऊंचा निशाना होगा उतना ही अगर तुम मारोगे तो उससे थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन जरूर सफलता मिलेगी। मुझे बड़ा आश्चर्य और खुशी हुई कि जब मैंने बाद में कलाम साहब की जीवनी पढ़ी तो उन्होंने भी ये सेंटेंस, उनको बहुत प्यारा था, वो भी जहां रहते थे उसको लिख करके रखते थे। तो इसलिए अपना जो उद्देश्य है उसको ऊंचा रखो, और जो भी तुम्हारा उद्देश्य है वह तुम्हें हासिल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 19-20 का फर्क हो सकता है, और अगर जो मेरे बताए हुए तरीके हैं और उस पर अगर डेडिकेटेड तरीके से तुम काम करोगे और ना मिले तो तुम मेरे ऊपर केस भी कर सकते हो कि आपने ये वादा किया था और ये हुआ नहीं। मैं वारंटी देता हूं, तुमको गारंटी देता हूं कि तुम वो हासिल कर लोगे, लेकिन तुम्हें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी। और इस प्रोग्राम को 2 घंटे 1.5 घंटे सुनने के बाद तुम में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना आए। एक किताब है तो चांद, पढ़ा है तुमने? अगर कोई बच्चा पढ़ा हो तो हाथ उठाए, या तो चांद के बारे में सुना हो।
ये एक जापान की लड़की ने अपने टीचर की बायोग्राफी लिखी है, और वो टीचर कैसा है, समाज के सारे रिजेक्टेड बच्चों को पढ़ाता है, जो दूसरे स्कूलों से शैतानियों की वजह से निकाल दिए जाते हैं, जो बहुत गरीब हैं माता पिता और स्कूलों में एडमिशन नहीं दिला पाते, जो बच्चे दूसरे स्कूलों के एडमिशन टेस्ट में फेल हो जाते हैं, या जो बच्चे विकलांग हैं। समाज के जितने रिजेक्टेड बच्चे हैं सबको वो टीचर पढ़ाता है, और उसके पास ज्यादा संसाधन भी नहीं है। कभी पेड़ के नीचे, कभी ट्रेन के डिस्कार्डेड बोगी में पढ़ाता है। और ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है अब कि वह किताब उस स्कूल से निकले हुए सारे के सारे बच्चे जापान की टॉप मोस्ट पोजीशंस पर पहुंचते हैं। इस बात पर भी एक ताली होनी चाहिए तुम्हारी कि उस स्कूल से निकले हुए सारे के सारे बच्चे जापान की टॉप मोस्ट पोजीशंस पर पहुंचते हैं। तो कुछ न कुछ उस टीचर में ऐसा था जो उसने उन बच्चों को दिया, जिसकी वजह से वह टॉप पर पहुंचे। पहला सूत्र तो यह है कि तुम अपने अंदर को पहचानो कि तुम में क्या सबसे ज्यादा तुम्हारी कैपेबिलिटी, तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा क्या गुण है। ईश्वर ने इस धरती पर हर व्यक्ति को, हर बच्चे को एक विशेष गुण के साथ, कुछ विशेषता के साथ, अद्वितीयता के साथ भेजा है। तो तुम में क्या अद्वितीयता है, अपने अंदर के उस अद्वितीयता को, विलक्षणता को, अपनी शक्ति को पहचानो। अगर उस दिशा में जाओगे या जाओगी तो बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी। तो सक्सेस के लिए अपने अंदर की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर ये काम वैसे तो माता पिता और विद्यालयों का है, लेकिन अगर वो बखूबी ना कर सकते पाए हों तो तुम्हें खुद भी करना होगा। उस टीचर ने, सौभाग्य है कि उन बच्चों का कि वो टीचर मिल गया और उसने वो काम किया। वो जो उसके शिष्या एक है, उसी ने जो अपने टीचर की बायोग्राफी लिखी है, अब वो कैलिफोर्निया में रहती है। उससे मेरी मिलने की भी बड़ी इच्छा थी, मैं गया भी था कैलिफोर्निया, लेकिन उससे मिल नहीं पाया। और अब ये किताब तो चांद दुनिया की सारी भाषाओं में है। मुझे तो जितनी किताब ये अवेलेबल होती है मैं इसको ले करके बांटता रहता हूँ। नेशनल बुक ट्रस्ट ने 20-25 साल से छापा है, लेकिन वो 2-3 हजार प्रतियां छापते हैं, उससे काम नहीं चलता। इसको तो हर बच्चे को, हर टीचर को, हर पेरेंट को पढ़ना चाहिए। जिन टीचर्स ने पढ़ा उनमें परिवर्तन आ गया, जिन पेरेंट्स ने पढ़ा उनमें पेरेंट और बच्चों के बीच के रिश्ते और अच्छे हो गए। तो वो अद्भुत किताब है। ऐसे टीचर खैर अब बिरले हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके टीचर्स भी उसी दिशा में जाने की कोशिश करेंगे। और जो मैंने कहा कि तुम में आज तक जितने व्यक्ति अपने लाइफ में जहां तक भी पहुंचे हैं, उससे आगे जाने की संभावना है। क्योंकि जितने व्यक्ति अब तक इस धरती पर हुए हैं, चाहे महापुरुष हों, चाहे अवतार हों, चाहे व्यक्ति हों, चाहे लीडर्स हों, चाहे बिजनेस हाउसेस के लोग हों, या जिस भी फील्ड के हों, वह सब पेड़ हो गए हैं, पेड़ हैं हम सब। और तुम सब बीज हो, और हर बीज में हर पेड़ से बड़ा होने की संभावना है। तो इसलिए अपने को पहचानो, अपने उद्देश्य सेट करो, और उसमें तुम्हें निश्चित सफलता मिलेगी। सफलता न मिलने का, तुम्हें शक्तिशाली न होने का कोई कारण नहीं है। तो पहली चीज तो अपना उद्देश्य सेट करो और उस पर काम करो। फिर 2 चीजें और अभी इस सिलसिले में, अभी तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। एक है डायरी लिखना। मैंने दर्जा 6 से डायरियां लिखी हैं। गोरखपुर में जब गया था, हमारे भाई साहब वहां बैंक में काम करते थे, उनको डायरियां मिलती थी। छोटी डायरियां मुझे दे देते थे, बड़ी डायरियां
अपना लिखते थे। उन डायरियों में मैंने अपने को भी टटोलना शुरू किया और अपने प्रोग्राम लिखने लगे। अब दर्जा 6-7 का बच्चा क्या लिखेगा कि आज ये सब्जेक्ट ये सर ने ये पढ़ाया, फिजिक्स में ये पढ़ाया गया, केमिस्ट्री में ये पढ़ाया गया, हिंदी में ये, तो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं। आज सब्जी लाने गया, आज आटा पिसाया वगैरह वगैरह, इसी तरह के घर के काम अगर करते हैं तो वो सब लिखते हैं। लेकिन 9th-10th के आसपास उसमें भाव आने लगे, विचार आने लगे, और वहां से इन डायरियों ने मुझे बनाना शुरू किया। सेल्फ मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन ये डायरियों से आना शुरू हुआ। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि 10th क्लास में रोज मैंने सेंट्रल न्यूज में जब पढ़ता था, रोज अपनी डायरी में लिखता था कि मुझे हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में टॉप करना है, और मेरी विदिन 10 पोजीशन आई। इंटर में भी रोज लिखता था कि मुझे इंटर में पास करना और फर्स्ट पोजीशन लानी है, वही निशान, अपना उद्देश्य ऊंचा रखना है। तो वहां भी विदिन 20 पोजीशन आई। इलाहाबाद में गया बीएससी एमएससी में। मेरा मीडियम हिंदी भी क्लास 6 से हुआ था, उसके पहले अवधि था गांव पे हिंदी, और वहां मीडियम इंग्लिश हो गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। अब इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें, तो मैंने डायरियां इंग्लिश में लिखना शुरू किया अपने इंग्लिश के इम्प्रूवमेंट के लिए। और जब वहां कंपटीशंस की तैयारी शुरू की तो वहां भी वही डायरी में सेल्फ मोटिवेशन। जब पीसीएस में बैठा तो मुझे लगा कि लिखना मैंने शुरू किया कि मुझे पीसीएस में यूपी में टॉप करना है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस में, और वाकई फर्स्ट पोजीशन आ गई। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में बैठा, वहां पे फिर डायरी लिखना शुरू किया। जब फॉर्म भर दिया कि मुझे आईएफएस में टॉप करना है, वहां भी ऊंची पोजीशन आई और आईएफएस में चला गया, फॉरेस्ट सर्विस में। फिर उसके बाद जब आईएएस में बैठा तो वहां लिखना शुरू किया। यही चीज सेल्फ डिटर्मिनेशन, और उसमें सेल्फ क्रिटिसिज्म भी। अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी लिख रहे हैं कि हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई मेरी डायरियों को पढ़े तो लगेगा कि इससे ज्यादा लापरवाह, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाला, इससे ज्यादा घटिया आदमी कोई नहीं है। इतना ज्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म और उसके साथ साथ सेल्फ डिटर्मिनेशन भरा हुआ है। तो आईएएस में भी लिखा कि मुझे आईएएस में टॉप करना है, तो 77 के एग्जाम में ही सिलेक्शन हो गया। आईपीएस में फर्स्ट पोजीशन आई, सेंट्रल सर्विसेज में फर्स्ट पोजीशन आई, और उस समय आईएएस प्रॉपर के लिए और इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए 2 हायर पेपर लेने थे, वो मैंने उस साल दिया नहीं था। तो इस तरह से डायरियों ने मुझे काफी बनाया है, और डायरियों ने मुझे इतना अपने को क्रिटिसाइज किया है कि अब दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करने का शायद मौका भी नहीं मिलता है। इस पे अब तक सीरियस बात हो रही थी, एक सेटायर या जोक जैसा मेरे लिए हुआ। मैं लखनऊ में पोस्टेड था चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, और आईआरएस के जो प्रोबेशनर्स हैं वो नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नागपुर में ट्रेनिंग करते हैं 2 साल की, और उन 2 सालों में कुछ साल के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग या फील्ड ट्रेनिंग के लिए सीनियर ऑफिसर्स के पास भेज दिए जाते हैं। तो मेरे पास 25-30 बच्चों का ट्रेनिंग के लिए आया था 2-3 महीने के लिए। तो जिस दिन उनका ट्रेनिंग खत्म हो गया, उन लोगों को अलग अलग सीट्स पर बैठा करके और उनका ट्रेनिंग देने का हम लोगों को जिम्मेदारी रहती है एज ए गार्जियन। जिस दिन ट्रेनिंग खत्म हुआ और उनका फेयरवेल था, तो उसमें से बड़ा इनफॉर्मल एक मीटिंग चल रही थी। तो उसमें एक बच्ची ने कहा कि सर हम लोग यहाँ पर 2 महीने रहे, हमारे क्योंकि वह उनके कोलीग्स और जगहों पे थे, उनके पास भी ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि सर पिछले 2 महीनों में यहाँ पर स्टाफ में, ऑफिसर्स में, या जो एसएससीज आते हैं उनसे भी हम लोगों की बातचीत होती रहती थी, कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने आपके बारे में एक शब्द भी गलत बोला हो या कहा हो कि आपके बारे में बुरा कहा हो। तो इसका क्या कारण है? तो मुझे सडनली याद आ गया कि मैंने खुद
अपनी डायरियों में अपने को इतना बुरा कह चुका हूं कि शायद अब दूसरों को उसको कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो इसलिए इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। दूसरे आपकी गलतियां सोचें, निकालें, उससे पहले आप खुद अपने अंदर की गलतियां निकाल करके उसको दूर करने की कोशिश लगातार करते रहिए। अपने को संवारिए, अपने को बनाइए। आपको बनाने का अब इस एज में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। तो ये सबसे बड़ा ये था। तो मैं ये कहता हूं कि आप लोग भी डायरियां लिखिए और डायरियों में सब कुछ लिखिए, अपने एक्सपीरियंसेस, प्लान्स, कमियों को कितना आप कंट्रोल कर पाते हैं, अपने एम्स क्या आपका ऑब्जेक्ट्स हैं, उसकी दिशा में आप कितना बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए क्या क्या और मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए करना है, उसके लिए क्या क्या और मटेरियल चाहिए, कहाँ कहाँ से चाहिए, किन किन एग्जाम्स में बैठना चाहते हैं, यह सब जरूरी है। और संसाधन की कमी से कभी कोई चीज नहीं रुकती है। एक तो ये जान लीजिए, आप में से बहुत सारे सिविल सर्विसेज में भी बैठना चाहते होंगे, या सर वो लग रहा है कि वो रुक गया है। हेलो, हाँ ये प्रणाम सर। ये सर ये कुछ एरर हो गया है, दोबारा कनेक्ट करते हैं। हाँ जी सर, एक सेकंड। तो वर्टिकल आ रहा है। कैसे कर दें? अभी भी सर वर्टिकल ही है, हॉरिजॉन्टल। अब ठीक है सर। ठीक है। तो ये तो रहा कि डायरियां जरूर लिखिए और डायरियों में जो जो बातें मैं कह रहा था उसी से आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी उभरेगी। मेरी ज्यादातर कविताएं, कहानियां, व्यंग, उपन्यास सब उन्हीं डायरियों से उभरा है। तो डायरियां आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके जो गोल्स हैं, जो एम्बिशंस हैं, उनको पूरा करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और
एक और कहानी है, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। ये बचपन में मैंने गांव में सुनी थी, और यह जीवन में सफलता की, जीवन में इफेक्टिवनेस की, जीवन में अचीवमेंट्स की बहुत बड़ी कहानी है लोक कथा। बचपन में मैंने गांव में सुनी थी, लेकिन बड़े होने पे जब मैंने दुनिया भर की लोक कथाएं पढ़नी शुरू की, तो यही लोक कथा मुझे सबसे पहले रूसी भाषा में मिली, फिर अरबी भाषा में मिली, फिर दक्षिण भारत की भाषाओं में मिली, यहाँ तक कि आदिवासी भाषाओं में भी मिली। तो एक कहानी जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, कहीं एक जगह से शुरू हुई होगी, एक मुंह से दूसरे मुंह, एक क्षेत्र से, गांव से दूसरे गांव, फैलती हुई पूरी दुनिया में फैल गई, तो सोचिए वो कितनी बड़ी कहानी है, पूरी दुनिया में है। कुछ उसमें तत्व होगा जो लोगों ने उसको सुनने के बाद आगे बढ़ाया, फैलाया। और कहानी बड़ी छोटी सी है, आपने सुनी होगी। मैं तो केवल अगर संकेत भी दूंगा तो आप समझते चले जाएंगे। जैसा मैंने अपने गांव में अवधी भाषा में सुना, 2 चिड़िया थी, बहुत भूखे थे, बहुत ढूंढने पे उन्हें एक दाल का दाना मिला, सुना होगा आपने। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इस दाल के दाने को 2 हिस्सों में बांट लें, आपस में आधा आधा न्यायपूर्वक ले लें। उसको 2 हिस्सों में तोड़ने के लिए एक खूंटा रहा होगा, उससे रगड़ा। खूंटे में कोई दरार वगैरह थी या छेद था, तो उसमें आधा हिस्सा फंस गया, आधा हिस्सा बाहर है जिसको मैना लेके उड़ जाती है। अब तोते का आधा हिस्सा है जो फंसा हुआ है। अब तोता नहीं निकाल पाता, तो बढ़ई के पास जाता है और बढ़ई से कहता है, बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटे में दाल बा, का खाई का पी का ले परदेश जाई। बढ़ई उसको डांटता है, हट तोते, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम खूंटा क्यों चीरें। तब बढ़ई राजा के पास जाता है, राजा से शिकायत करता है, राजा राजा बढ़ई डांटो, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में दाल बा, पूरी बात बताता है। हमें तो संकेत करना है और उसके तथ्य को आपके सामने रखना है। तो राजा भी डांटता है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम बढ़ई क्यों डांटे। रानी के पास जाता है, रानी रानी राजा छोड़ो, रानी ना, पूरी बात कहता है, रानी भी डांटती है। सांप के पास जाता है, सांप सांप रानी डसो, रानी ना, पूरी बात। सांप भी डांटता है। फिर वो लाठी के पास जाता है, लाठी ना, लाठी लाठी सांप मारो, लाठी भी डांटता है। आग के पास जाता है, आग आग लाठी जलाओ, आग भी डांटता है। नदी या पानी के पास जाता है, आग बुझाओ, नदी भी डांटती है। हाथी के पास जाता है, हाथी हाथी पानी या नदी सोखो, हाथी भी डांटता है। जब सबसे निराश हो जाता है, वह रोते हुए जा रहा है तोता। अब उसका रोना एक चींटी सुनती है और उससे आके उसके रोने का कारण पूछती है। जब तोता पूरी बात बताता है तो चींटी कहती है, चलो मेरे वश में जितना है वो मैं करूंगी। और चींटी के वश में क्या है? रेंगना। तो वो हल्के हल्के रेंगती हुई हाथी के सूंड में घुसती चली जाती है। तो हाथी कहता है, सूंड में घुसो उसो मत कोई, हम तो नदी या पानी सोखब लोई। और जब वह नदी सोखने जाता है तो नदी आग बुझाने को आग, लाठी जलाने को लाठी, सांप मारने को सांप, रानी डसने को रानी, राजा छोड़ने को राजा, बढ़ई डांटने को और बढ़ई उसका दाल का दाना निकालने को तैयार हो जाता है। इस तरह से पूरी प्रक्रिया जो अक्रियाशील थी वह क्रियाशील हो जाती है और उसको उसका जो दाल का दाना है वो मिल जाता है। अब इस कहानी में गहराई से ध्यान दो कि सबसे ताकतवर कौन है। जो आप लोगों में से कोई बताए वो हमारे पास तक बता दीजिए कि क्या क्या उत्तर आ रहे हैं। वागीश जी, बच्चों के क्या उत्तर हैं? सबसे
शक्तिशाली कौन है इस कहानी में। अधिकतर लोग चींटी को सबसे शक्तिशाली कह रहे हैं। वेरी गुड। तो आपने खुद के लिए ताली बजाओ, एकदम सही जवाब दिया तुम लोगों ने। लेकिन अगला सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा सोचने को विवश करेगा। अगला सवाल यह है कि चींटी इस कहानी में राजा है, इतने बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं, शक्ति बल में, बाहुबल में, धन बल में, सब तरह के बल में बहुत बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं। तो चींटी अपने किस बल या किस गुण के कारण सबसे भारी पड़ी या सबसे शक्तिशाली तुम उसको महसूस कर रहे हो? चींटी में ऐसा कौन सा गुण था जिसकी वजह से वह सब पर भारी हुई? परिश्रमी अधिक थी, बच्चे अधिकतर बोल रहे हैं। अरे परिश्रमी अधिक थी जी। परिश्रमी तो हाथी नदी सोखने चला गया था, उससे ज्यादा परिश्रम कौन करे? परिश्रमी तो रहे। परिश्रम ठीक है, शक्ति का एक आधार है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ आधार वो नहीं है। वो चाहिए लेकिन मोस्ट पे वो नहीं है। हम सबसे इंपॉर्टेंट। चींटी हार नहीं मानती है कंचन। हम्म, यादव का कहना है कि चींटी हार नहीं मानती थी। ये भी सही है, लेकिन अभी भी लेकिन है। एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचो। स्मार्ट वर्क, हाँ? स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क। स्मार्टनेस वाकई सफलता का कोई पैमाना नहीं है। जो सफल हो जाता है फिर लोग उसको स्मार्ट कहने लगते हैं, और कुछ नहीं। तुम जीवन की सफलता का सबसे बड़ा सूत्र खोज रहे हो आज। अभिमान ना होना बहुत अच्छा गुण है, लेकिन एग्जैक्ट उत्तर हम्म हम्म आगे बढ़े। हैं? कंसिस्टेंसी बता रहे हैं। अब कंसिस्टेंसी तो नदी से ज्यादा कंसिस्टेंट कौन है, लगातार बह रही है। चलो अब मैं ही आता हूं उत्तर पर। चींटी में सबसे बड़ा गुण है संवेदना,
दूसरे के दुख सुख को अपने दुख सुख जैसा समझना, और जिसमें ये गुण आ जाता है वह सबसे ज्यादा लाइफ में सफल होता है। क्योंकि जो दूसरों के सुख दुख को महसूस करता है, फिर पूरा ब्रह्मांड उसके सुख दुख को समझने लगता है, उसे शक्तिशाली बनाने में लग जाता है। फिर अपनी शक्ति ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति लग जाती है उसको सफल करने में। ये बिल्कुल सत्य है, 100% एक साइंस के फैक्ट्स की तरह से है। और सबके पास तोता गिड़गिड़ाते हुए गया था और किसी को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी थी, सब उसके समस्या का हल निकाल सकते थे। राजा को तो बस इशारा करना था, किसी ने कुछ नहीं किया। और तोते में, चींटी में इतनी संवेदना हुई कि तोता उसके पास रिक्वेस्ट करने, कुछ मांगने नहीं गया था, वह खुद तोते के रोते हुए तोते के दुख को अपना दुख समझ करके उसके पास गई, और जब उसका दुख पता चला तो जो उसके वश में था उतना किया। बहुत ज्यादा उसके पास शक्ति नहीं थी, कोई बात नहीं। फिर उसके और जो गुण हैं, कंसिस्टेंसी, वो उसके सूंड में घुसी, लगातार घुसती रही, यह सब जो सम्मान, आत्म अहंकार नहीं था, ये सारे गुण थे। लेकिन जो प्राइमरी गुण है, जो कोर है, जो सक्सेस का सोल है, कि दूसरे के दुख को अपने दुख जैसा समझना और फिर उसके लिए कार्य करना, इससे चारों तरफ से माहौल बन जाता है आपके सक्सेस का। और जब वो हाथी के सूंड में घुसी तो फिर पूरा सिस्टम जो अक्रियाशील था क्रियाशील हो गया। तो सबसे प्राइमरी गुण है सफलता का, शक्ति का, संवेदना, दूसरे के सुख दुख को अपने दुख जैसा समझना। यह बात वह टीचर भी तो चांद का बच्चों में भरता था कि तुम्हें सबके साथ काम करना है, सबके सुख दुख को समझते हुए काम करना। और कोई जरूरी नहीं कि वो आकर के अपना दुख बताए तभी तुम समझो। इसमें स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि जीवन एक, ये तो ऑफ द ट्रैक, मतलब मैंने जो पॉइंट सोचे थे उससे अलग, लेकिन इसी में याद आ गया। विवेकानंद के एक शिष्य स्वामी कल्याण देव, वो सहारनपुर में गंगा के किनारे शुक्र तीर्थ में रहते थे। 123 साल के होकर के उनका शरीरांत हुआ। और जब वो 111-12 साल के थे तो मैं उनसे मिलने गया था शुक्र तीर्थ में। उनको प्रणाम किया, मेरी आंखों में तो आंसू आ गए ऐसे महान व्यक्ति के लिए। और उन्होंने शिक्षा के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत काम किए, 150 से ज्यादा स्कूल खोले, लेकिन कभी किसी से जुड़े नहीं। सब दूसरों को सौंपते चले गए और आगे और स्कूल खोलते चले गए। तो उन्होंने कहा भैया सन 1 में हम विवेकानंद से मिले रहे, और विवेकानंद से सन 1 कौन सा, 1901 में, और मैं उनसे मिल रहा था 2001 में। ओ सॉरी, हाँ 2001 में मैं उनसे मिल रहा था 2001 में, और वो 1901 में विवेकानंद से मिले। तब इनकी उम्र 21-22 साल रही होगी। तो उनका कि उन्होंने 2 बातें बताई जिसने उनका जीवन बदल दिया। पहला तो जो सभी कहते हैं कि जाओ और गरीबों की मदद करो, मजलूमों की मदद करो, लेकिन यह तो सभी धर्म भी कहते हैं। जो दूसरी बात बताई, जो कहीं पर नहीं मिलता, किसी धर्म में नहीं मिलता, लेकिन विवेकानंद ने बड़ी गहरी बात बताई, और ये चींटी उसका उदाहरण बन जाती है कि कभी इस बात का इंतजार न करो कि जिसको तुम्हारे मदद की जरूरत है वह तुमसे मदद मांगने आएगा। जाओ और ढूंढो कि किसको तुम्हारे मदद की जरूरत है और उसकी मदद करो। क्योंकि ज्यादा उम्मीद यह है कि जिसको वाकई तुम्हारे मदद की जरूरत है
वो हो सकता है कि तुम उसमें इतनी शक्ति ना हो कि तुम तक आ सके, या उसकी आवाज में इतनी शक्ति ना हो कि वो आवाज तुम तक पहुंच सके। इसलिए जाओ और ढूंढो कि किसको तुम्हारी मदद की जरूरत है और उसकी मदद करो। हो सकता है तुमको ये लग रहा हो कि इस समय तुम किसकी कैसे मदद कर सकते हो, अभी तो विद्यार्थी हो, लेकिन हर क्षण मदद करने का वो अगर एटीट्यूड हो तो मदद कर सकते हो। और मदद करने के लिए एक छोटा सा प्रयास भी अगर करते हो, तितली के उड़ने जैसा, तो वो भी संपूर्ण ब्रह्मांड को हरकत में ले आता है और तुम्हें कहाँ न जाने कहाँ से खुद मदद मिलने लगती है, पता नहीं कहाँ से। ये मैंने पूरे जीवन में अपने महसूस किया है। ईश्वर जैसे छाते की तरह से हमारे साथ खड़ा रहा है। तो इसलिए हमेशा वो भावना रखो कि जितना संभव हो सके उतना करो। तो वो चींटी ने, उसके पास तोता गिड़गिड़ाते हुए नहीं आया था, लेकिन फिर भी उसने जाकर के मदद जाना पहले उसका कारण रोने का, और फिर जितना उसके वश में है। और एक और महत्वपूर्ण बात, आजकल लोग जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। यहां तो चींटी ने तोते के मदद की जो अलग प्रजाति का था। तो जब हम संपूर्णता में सोचेंगे, संपूर्णता में देखेंगे, संपूर्ण धरती के पर्सपेक्टिव में सोचेंगे, और जहां जहां जिसकी मदद की जरूरत है वह भाव मन में होगा, तो तुम्हें ईश्वर वैसे भी उस दिशा में सक्षम करता जाएगा। तुम्हारे लिए रास्ते खोदता चला जाएगा, रास्ते बनाता चला जाएगा। तुम जिस भी जॉब में जाओगे या व्यापार में जाओगे, तुम्हें खुद खींच करके ले जाएगा और तुम्हें वो मौका प्रदान करेगा कि तुम वो कर सको। तो इसलिए हमेशा हेल्पिंग एटीट्यूड रखो, वह तुम्हें अपने एम तक पहुंचने में अनायास ही और सफलता देगा। और उसमें कोई भेदभाव मत रखो कि हमें इस जाति या इस प्रजाति की मदद करना है। सबको, तुम्हारे आसपास कोई पौधा है सूख रहा है, उसको पानी दे देने में कोई हर्ज नहीं है। गर्मियों में है, चिड़ियों को पानी दाना रख देने में कोई हर्ज नहीं है। इससे एक वाइब्रेशंस पैदा होती है। एक तितली, मैंने कहा ना, एक तितली भी उड़ती है तो धरती और ब्रह्मांड में हलचल होती है। इतना विश्वास रखो, सब कुछ जुड़ा हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड में सब कुछ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है और एक दूसरे पर प्रभाव डालता है। तो इसलिए वह हौसला रखो। और चींटी का ये उदाहरण इसीलिए दिया कि ये कहानी पूरी दुनिया में है, और शक्ति का सबसे बड़ा मापदंड ये है कि वह उतना ही शक्तिशाली है जो दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। तब शक्ति उसे अपने आप आती जाती है। और जो संवेदना है, सेंसिटिविटी है, तुम्हारे और गुण जरूरी है। शिक्षा भी खूब चाहिए, स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए अपना पूरा ध्यान रखना है अभी भी और जीवन भर। ज्ञान, सब कुछ, धन भी चाहिए। लेकिन ये सारे बल हैं महत्वपूर्ण, लेकिन जो संवेदना का बल है, जैसे ड्राइवर है तो जो ड्राइविंग सीट पे है वह संवेदना है। क्योंकि जिस संवेदना के साथ अगर तुम काम करोगे तभी उस काम की तरफ उन्मुख होगे, उसके लिए सोचोगे, उसके लिए करोगे। तो ड्राइविंग सीट पे हमेशा संवेदना रहती है। उसके बाद धन बल, ज्ञान बल सब काम आता है। तो यहाँ पर विद्यालय में तुम्हें अच्छे से अच्छा ज्ञान हासिल करना है, तुम्हें जीवन में धन कमाने का भी लक्ष्य रखना है, लेकिन अपने संवेदना के बल को हमेशा बचाए रखना है। वह तुम्हारे लिए एक अमृत की तरह से काम करेगा। वह तुम्हारे सक्सेसेस के लिए और एक्सीलेंस के लिए हमेशा काम करेगा, ड्राइविंग सीट पे रहेगा। तो अब आते हैं, अभी तुम अगर जो सिविल सर्विसेज में या और जगह पे कभी कभी सोचोगे कोचिंग करने के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, हो सकता है तुम्हारे पास संसाधन न हो, माता पिता उतने न हो कि बड़ी बड़ी कोचिंग दे सकें। तो मेरा अपना अनुभव रहा है, मैंने आज तक जिंदगी में कोई कोचिंग नहीं किया है। सीधे सीधे पढ़ाई की, एमएससी किया, सिविल सर्विसेज में बैठने लगे। कहीं कोई कोचिंग नहीं, केवल किताबों से पढ़ा, केवल और केवल किताबों से पढ़ा। अच्छी किताबें पढ़ो तो सफलता अपने आप अनायास मिलेगी। लेकिन
क्रम से पढ़ो, पहले एलिमेंट्री किताबें पढ़ो, फिर उसके आगे पढ़ो। टीचर्स हेल्पफुल हैं, टीचर्स से फोन से या वैसे बात कर सको, ठीक है, लेकिन अगर टीचर भी ना अवेलेबल हो तब भी किताबें बहुत मदद करती हैं। तो कोचिंग अगर नहीं कर पाते हो तो ये मत सोचो कि जो कोचिंग कर रहे हैं वही सक्सेसफुल होंगे, हम कैसे होंगे, ये कभी मत सोचना। रिटर्न में तो हो सकता है कि कोचिंग से कुछ फायदा होता भी हो, लेकिन बुक्स पढ़ना ज्यादा फायदा देता है। अपने आप पढ़ो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही शक्ति देता है। इंटरव्यू में कोचिंग के लड़के अक्सर कम नंबर पाते हैं। मैं खुद तमाम कमीशंस के इंटरव्यू बोर्ड में रहा हूं, मेंबर रहा हूं, चेयरमैन रहा हूं। जो बच्चे कोचिंग करके आते हैं उनकी सबसे कमजोरी जानते हो क्या है? एक बच्चा उसी कोचिंग से आ गया, फिर अगला जो बच्चा उसी कोचिंग से आ गया, तो दोनों के उत्तर अगर हम पूछते हैं तो एक जैसे लगने लगते हैं। तो पता चल जाता है इसमें ओरिजिनलिटी नहीं है, तो उसको कम नंबर देने की टेंडेंसी मन में आ जाती है। तो कोचिंग से इंटरव्यू में नुकसान होता है। आपस में बच्चे ग्रुप में बैठ करके, हम लोग तो जब इंटरव्यू में कॉल आई तो आपस में 4-5 बच्चे जो साथ साथ तैयारी कर रहे थे, एक आपस में बैठ रहे हैं, एक दूसरे का इंटरव्यू बोर्ड बना लिया, मॉक इंटरव्यू बोर्ड, उसी में एक बच्चा चेयरमैन बन गया, बाकी मेंबर्स बन गए, सवाल पूछ रहे हैं। इससे दोनों तरह का एक्सपीरियंस हो जाता है। अगर तुम इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर बन जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या मेंबर्स को एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, उस हिसाब से तुम तैयारी करोगे। तो मेरा अपना सुझाव तुम लोगों को यही है कि कभी भी अगर घर की फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं है कि सरप्लस मनी हो, तो इंटरव्यूज वगैरह के लिए कोचिंग के परवाह ना करो। रिटर्न में भी जो बेस्ट बुक्स हैं उनको पढ़ो। इसके 2 एग्जाम्पल मैं अपने ही देता हूं। उस समय 76 में जब पीसीएस में बैठा था तो फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट था। 3 और 4 सब्जेक्ट्स लेने होते थे, तो एक सब्जेक्ट कौन सा लें, तो हमने इंडियन फिलॉसफी ले लिया। और इंडियन फिलॉसफी की जो बेस्ट बुक्स हैं, बॉशम की इंग्लिश की है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छा है, और तमाम इंडियन राइटर्स की जो बेस्ट बुक्स हैं उनसे पढ़ो। और फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स तीनों में 100 में 90 नंबर ज्यादा आए। तो एक तो किताबों से खूब मन से पढ़ो, शॉर्टकट्स न लो, नोट्स अंतिम समय में ले सकते हो, लेकिन एक बार मेन बुक्स से पढ़ने की कोशिश करो। ऐसे ही फिर जब मैं इनकम टैक्स मैंने ज्वाइन कर लिया और बॉम्बे पोस्टिंग थी, तब एक बार फिर सोचा, 2 बार सोचा कि आईएएस में फिर से बैठूं, आईएएस में हो जाए या फॉरेन सर्विस में चले जाएं। तब तक लेकिन कोठारी कमेटी आ गया था और सिलेबस चेंज हो गया था। हमारे समय में जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था, लोअर और हायर होते थे, 3 सब्जेक्ट लोअर, 2 हायर, और फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स होकर के वहां भी जिसमें सिलेक्शन हुआ था उससे मैं गया था। अब 2 सब्जेक्ट हायर के हो गए, तो एक तो मेरा फिजिक्स था एमएससी का, वो ले लेता। दूसरा मैंने मैथमेटिक्स सोचा कि लें, तो मैथमेटिक्स में बॉम्बे रहते हुए इतनी बहुत मेहनत करनी पड़ती, तो मैंने सोचा कि एक नया सब्जेक्ट ट्राई करें, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की जो एक एलिमेंट्री किताब मॉर्गन एंड किंग की है, बहुत अच्छी है। हम तो कहते हैं कि हर बच्चे को वो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर बच्चे को पढ़नी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का वो स्टूडेंट हो, जैसे मॉर्गन एंड किंग की साइकोलॉजी। इतना मजा आया पढ़ने में, फिर और इंटरेस्ट हुआ साइकोलॉजी की, और किताबें पढ़ी, थिंकर्स की भी, एक्सपेरिमेंटल भी और फिलोसफिकल भी, और साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले लिया, फिजिक्स और साइकोलॉजी। 2 साल अपीयर हुआ, फिर वही आईएएस में और आईएफएस में जो जनरल 50, 60, 70 बच्चे सेलेक्ट होते थे उससे नीचे रहता था। फिर इनकम टैक्स, आईपीएस, कस्टम्स जो पहले ही हो चुका था उसी में रह रहा था।
लेकिन सबसे बड़ी बात कि साइकोलॉजी में जो मैंने ना किसी टीचर से ना कोई कोचिंग, साइकोलॉजी में दोनों साल मुझे दोनों पेपर्स में हाईएस्ट नंबर मिले, मोर देन 70%, जबकि फिजिक्स में 55-56% नंबर। क्योंकि आर्ट सब्जेक्ट में सिविल सर्विसेज जो बच्चे बैठना चाहते हैं उनको ये जरूर टिप देना चाहूंगा कि आर्ट्स सब्जेक्ट में अगर तुम बहुत बढ़िया बुक से बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हो तो हमेशा कोई भी पेपर सेट कर दिया जाए तुम अच्छे से अच्छा करोगे, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन साइंस सब्जेक्ट्स में हमेशा एक ऐसा पेपर सेट किया जा सकता है कि तुम्हारी कितनी भी तैयारी हो, कुछ सवाल तुम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमेशा सिविल सर्विसेज में अगर बैठना हो तो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स लो, वो ज्यादा पेइंग रहेगा। एक सेकंड के लिए मैं बस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता, बस बैठे रहो एक सेकंड में। तो इसलिए अगर सिविल सर्विसेज में जाना हो तो उसकी तैयारी में अच्छी अच्छी किताबों से पढ़ो और आपस में खूब डिस्कस करो तो चमत्कारिक रिजल्ट आएंगे और श्योर सक्सेस होगा। एक्स नहीं तो वाई में हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो इसलिए मेहनत उसी हिसाब से करना है और वाइड चॉइस रखना है, केवल एक ही के सहारे नहीं बैठना है। तो ये रहा लाइफ के सक्सेस के अलग अलग डायमेंशंस पर। और क्योंकि यहाँ वो समय नहीं कि तुम्हारे लाइफ के गोल्स क्या हैं उस पर चर्चा किया जाए, तो अब आते हैं विन 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 प्रिंसिपल पर, और वो किस तरह से कहाँ कहाँ पर हेल्पफुल है। विन विन प्रिंसिपल मैं जानना चाहूंगा बच्चों से कि तुम में से कोई हमें विन विन प्रिंसिपल के बारे में बताएगा। वागीश जी, बच्चों के जवाब जरा हमें बताइए, विन विन प्रिंसिपल क्या है? नहीं नहीं, विन 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 नहीं, विन 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 तो बहुत पॉपुलर है। विन विन प्रिंसिपल क्या है? दो विन, विन विन ये क्या है? हैं? बहुत, ये तो अक्सर विन विन सिचुएशन, लाओ विन विन सिचुएशन निकालें, विन विन क्या है? सर, विन विन प्रिंसिपल का जहाँ तक अभी तो फिलहाल कोई स्टूडेंट इसका जवाब नहीं दे पा रहा है। कोई बात नहीं। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं, हम ही बताते हैं। विन विन, जीत जीत, मतलब जहाँ तक मुझे पता है इसमें एक पार्टिक रिलेशन होता है। अगर दो पार्टी है ए और बी, दोनों ही जो है उसमें बेनिफिशियल हो तो ये विन विन सिचुएशन। वेरी गुड बच्चे, ये लोग वागीश जी के लिए ताली बजाओ। तो अब
वागीश जी, फिर आप इसको विन 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 को थर्ड विन में ऐड भी कर सकते हैं क्या? थर्ड विन अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो ABC कर दें तो क्या होगा? चलो शुरू करते हैं अब। और प्रोग्राम 1:30 बजे तक का है, तो अब ब्रेक ना लिया जाए। कोशिश किया जाए कि 1:30 बजे तक हम लोग अपनी चर्चा समाप्त कर लें डायरेक्ट लगातार। मैंने सोचा था कि हमारा फोन हो सकता है कि डिस्चार्ज होने लगे, लेकिन अभी तक तो काम कर रहा है लगातार, फुली चार्ज था। हो सकता है कि आधा घंटे और चल जाए। अगर खत्म होगा तब दूसरे फोन को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो विन विन सिचुएशन ऐसा है कि अगर कोई दो यूनिट हैं ए और बी, एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के सिंपल मैथमेटिकल मॉडल में 4 पोजीशंस हो सकती हैं। विन और लूज के जीत और जीत हार के संदर्भ में विन लूज, लूज विन, लूज लूज और विन विन, यही होगा ना? विन लूज, लूज विन, लूज लूज और विन विन। विन लूज क्या है कि नॉर्मली आप बिजनेस में देखते हैं या जीवन में देखते हैं, हर आदमी सोचता है कि मेरा फायदा हो, भले ही इसका चाहे जो हो जाए। अगर दो आदमी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो जो बात जो हम कह रहे हैं, जो विवेकानंद ने कहा था, वो नॉर्मली आम आदमी के उसमें कम ही दिखने को मिलता है। कहीं कहीं दिखता है कि ज्यादातर व्यापार में तो खास तौर से लोग जिनका पूरा दिमाग व्यापारी हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि हमारा फायदा हो, अगले का चाहे जो। तो ये है विन लूज। दूसरा है लूज विन। लूज विन कब होता है? पेरेंटल सिचुएशन में और टीचर स्टूडेंट के सिचुएशन में। जो अच्छा टीचर है वो और पेरेंट, ये हमेशा चाहेंगे कि बच्चे का फायदा हो, भले ही मेरा थोड़ा सा नुकसान हो, असुविधा हो या सेक्रीफाइस हो, जो भी हो। तो लूज विन पेरेंटल और टीचर सिचुएशन में होता है। तीसरा है लूज लूज। बहुत लोग सोचते हैं, इस मेंटेलिटी के होते हैं कि हम दूसरे का नुकसान करेंगे, भले ही हमारा नुकसान हो जाए। दूसरे का नुकसान करेंगे, भले ही हमारा नुकसान हो जाए। तो ये है लूज लूज। न खेलेंगे न खेलने देंगे, उस मेंटेलिटी के लोग। और चौथा है विन विन। दोनों इस तरह का एक रास्ता निकालें, मध्यम मार्ग निकालें कि दोनों का फायदा। यह है विन विन। तो विन लूज, लूज विन, लूज लूज और विन विन, इसको मैनेजमेंट में एक सिद्धांत माना गया कि हमें हर स्थिति में विन विन सिचुएशन निकालना है, विन विन सिचुएशन पर पहुंचना है। एक सेकंड, फिर कोई आ गया है, घर में मैं अकेला हूं, तो जरा एक बस गया और आया।
जी सर। हाँ मैं आ गया हूँ फिर। वो ठीक है सर, करा क्या था? ठीक। हाँ खिला दिया दरवाजा बंद कर दिया कि नहीं? वहाँ दरवाजा बंद कर दिया सिर्फ नहीं खोल के गए थे, सिर्फ लगा दिया कि नहीं? दरवाजा उसने बंद कर दिया कि नहीं? गेट जी सर। हाँ शुरू करें। सर 2 मिनट वेट, 150 कर रहा है। हाँ हाँ सर। हाँ सर।